उषा प्रियंवदा की कहानी जिंदगी और गुलाब के फूल का भाग 2। माँ ने स्नेह कातर कंठ से कहा, तुम कभी ठीक वक्त पर आते भी हो। रात को 10-11 बजे आए, ठंडा सूखा खा लिया, सुबह देर से उठे, दोपहर को फिर गायब। क्या बनाऊं, कब दूं? हाँ, यह चर्या तो सुबोध की पहले भी थी। तब वृंदा और माँ दोनों उसके इंतजार में बैठी रहती थीं। वृंदा हमेशा बाद में खाती थी। सुबोध की दिनचर्या के ही अनुसार घर के काम होते थे, पर तब वृंदा नौकरी नहीं करती थी, तब सुबोध बेकार न था। अब खाना वृंदा की सुविधा के अनुसार बनता था। सुबह उसे जल्दी उठना होता था, इसलिए रात को जल्दी खाकर सो जाती थी। अब सुबोध जब 8:30 पर सोकर उठता तो आधा खाना बन चुका होता। जब 9 बजे वृंदा खा लेती तब वह चाय पीता। पहले जब वह स्वयं अखबार न पढ़ लेता था, वृंदा को अखबार छूने की हिम्मत न पड़ती थी, क्योंकि वह हमेशा पन्ने गलत तरह से लगा देती थी। अब उसे अखबार लेने वृंदा के कमरे में जाना पड़ता था और इसलिए उसने घर पर अखबार पढ़ना छोड़ दिया था। जूठे बर्तन समेटते हुए मां ने कुछ कहना चाहा, पर रुक गई। उसका असमंजस भांपकर सुबोध ने पूछा, क्या है? प्याला धोते हुए मनस्वर में मां ने कहा, घर में तरकारी कुछ नहीं है। सुबोध ने उठकर कील पटंगा मैला थैला उतार लिया। मां ने आंचल की गांठ खोलकर मुड़ा तुड़ा 1 रुपए का नोट उसे थमा दिया और कहा, अब जरा जल्दी आना, अभी सारी चीजें बनाने को पड़ी हैं। सुबोध कोट पहने बिना ही बाजार चला गया। यह पतलून वह काफी दिनों से पहन रहा था। कमीज के फटे हुए कफ और कॉलर काफी गंदे हो गए थे, पर उसने परवाह नहीं की। पर दोनों हाथों से थैले का मुंह पकड़कर उसमें गंदी तराजू से मिट्टी लगे आलू डलवाते हुए सुबोध को झटका सा लगा। उसके पास ही किसी का पहाड़ी नौकर भाव पूछ रहा था। उसके चीकट बालों से माथे पर तेल बह रहा था, मुंह से बीड़ी का कड़वा धुआं निकल रहा था। वह भी थैला लिए था और तरकारी लेने आया था। सुबोध अचानक ही सोच उठा कि वह कहां से कहां पहुंचा है। अपने अफसर की अपमानजनक बात सुनकर तो उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब कहां है वह आत्मसम्मान? छोटी बहन पर भार बनकर पड़ा हुआ है। उसे देखकर मां मन ही मन घुलती रहती है। जिंदगी ने उसे भी गुलाब के फूल दिए थे, लेकिन उसने स्वयं ही उन्हें ठुकरा दिया, और अब शोभा भी। हाथ झाड़कर सुबोध ने पैसे दिए और चल पड़ा। इस सब के बावजूद उसके अंदर एक तुष्टि का हल्का सा आलोक था कि इस्तीफा देकर उसने ठीक ही किया। उसके जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति अपमान का कड़वा घूंट कैसे पी लेता? स्वाभिमान। सुबोध के होंठ पर कड़वी मुस्कान से खिंच उठी। वाह रे स्वाभिमानी, उसने अपने आप से कहा। उसे वह सब बातें स्पष्ट होकर फिर याद आ गईं, वे बातें जो रह रहकर टीस उठाती थी। सुबोध स्मृति का एक एल्बम खोलने लगा। हर चित्र स्पष्ट था। नौकरी छोड़कर वह कुछ महीने घर नहीं लौटा, वहीं दूसरी नौकरी खोजता रहा, और जब लौटा तो उसने घर का चित्र ही बदला हुआ पाया। उसकी अनुपस्थिति में वृंदा ने उसकी मेज ले ली थी, और उसके लौटने पर वृंदा ने अवज्ञा से कहा था, दादा आप क्या करेंगे मेज का, मुझे काम पड़ेगा। सुबोध कुछ तीखी सी बात कहते कहते रुक गया। कई साल से घिसट घिसट कर बीए एलटी कर लेने और मास्टरानी बन जाने से ही जैसे वृंदा का मेज पर हक हो गया हो। कोई अध्यापिका होने से ही पुस्तकों का प्रेमी नहीं हो जाता। सुबोध की उस मेज पर अब जूड़े के कांटे, नेल पॉलिश की शीशी,
और गर्द भरी किताबें पड़ी रहती थी। और फिर कुछ दिनों बाद मां ने कहा, वृंदा को रोज स्कूल जाने में देर हो जाती है, अपनी अलार्म घड़ी दे दो सुबोध। सुबोध ने कठोर होकर कहा था, नई घड़ी क्यों नहीं खरीद लेती, उसे कमी है। मां ने आहत दृष्टि से उसे देखकर कहा, उसके पास बचता ही क्या है, तुम खर्च करते होते तो जानते। नहीं मुझे क्या पता है? हमेशा से तो वृंदा ही घर चलाती आई है, मैं तो बेकार हूं, निठल्ला है। और झुंझलाकर सुबोध ने घड़ी उसे दे दी थी। सबसे अधिक आश्चर्य तो उसे वृंदा पर था। अक्सर वह सोच उठता था कि यह वही वृंदा है जो उसके आगे पीछे घूमा करती थी, उसके सारे काम दौड़ दौड़ कर किया करती थी। जब भी उसने चाय मांगी, वृंदा ने चाय तैयार कर दी। और अब एक रात जरा देर से आने पर उसने सुना, वृंदा बिगड़कर मां से कह रही थी, काम न धंधा, तब भी दादा से यह नहीं होता कि ठीक वक्त पर खाना खा लें। तुम कब तक जाड़े में बैठी रहोगी मां? उठकर रख दो, अपने आप खा लेंगे। उसके बाद सुबोध रात को चुपचाप आता, ठंडा खाना खाकर अपने कमरे में लेट जाता, सुबह जग जाने पर भी पड़ा रहता और वृंदा की चाय पी लेने के बाद उठकर चाय पीता, बाजार से सौदा ला देता, मैले ही कपड़े पहनकर बाहर चला जाता और जब थक जाता तो खिड़की से बाहर देखने लगता। मां प्रतीक्षा में दरवाजे पर खड़ी थी। उनके हाथ में थैला देकर वह अपने कमरे में चला गया। कमरा उसे फिर नग्न और सूना सा लगा। जूते उतारकर वह चारपाई पर लेट गया। चारपाई बहुत ढीली थी, उसके लेटते ही दरी सिकुड़ गई और तकिया नीचे खिसक आया। दरी की सिकुड़ने पीठ में गड़ती रहीं। सुबोध की आंखें बंद थीं, हाथ शिथिल और कान अंदर और बाहर के विभिन्न स्वर सुनते रहे। खिड़की के पास से गुजरते दो बच्चे सड़क पर किसी राही की बेसुरी बजती बांसुरी, खटखट करते दो भारी जूते, अंदर बर्तन की हल्की खटपट, तरकारी में पानी पड़ने की छन और खिंची जाती चारपाई के पायों की फर्श से रगड़। तभी बाहर का दरवाजा अचानक खुला और वृंदा ने कुछ तीखे स्वर में पूछा, अम्मा, दादा घर में हैं? सुबोध सुनकर भी ना उठा। मां का उत्तर सुन वृंदा उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, दादा, तांगे वाले को रुपया भुनाकर 12 आने दे दो। सुबोध ने चप्पलों में पैर डाले, उसके हाथ से रुपया लिया और बाहर आया। उसकी दृष्टि सामने खड़ी शोभा से मिल गई। उसके नमस्कार का संक्षिप्त उत्तर दे वह बाहर आ गया, नोट तुड़ाकर तांगे वाले को पैसे दिए और फिर अंदर नहीं गया। पड़ोस में एक परिचित के घर बैठ गया और शतरंज की बाजी देखने लगा। वहां बैठे बैठे जब उसने मन में अंदाजा लगा लिया कि अब तक शोभा और निर्मला खाना खाकर चली गई होंगी, तो वह घर आया। सड़क पर सन्नाटा हो गया था। बत्तियों के आसपास धुंधले प्रकाश का घेरा था और पान वाला ग्राहकों की प्रतीक्षा में चुप और स्थिर बैठा था। वृंदा ने झुंझलाकर कहा, कहां चले गए थे दादा? शोभा और निर्मला कब से घर जाने को बैठी हैं, तुम्हें पहुंचाने जाना है उन्हें। मुझे मालूम नहीं था, सुबोध ने धीरे से कहा। जैसे कभी शोभा को घर नहीं पहुंचाया है ना, वृंदा ने कहा। सुबोध ने सोचा, तब शोभा की सगाई कहीं और नहीं हुई थी, तब वह बेकार नहीं था। शोभा उससे शर्माती थी पर उसके गुलदान में फूल लगा जाती थी। मां नए गहने बनवा रही थी और वृंदा अपने कमरे में बैठी बैठी कुड़ती थी क्योंकि वह बदसूरत थी और उससे कोई शादी करने को राजी नहीं होता था। अच्छा तो चलें? सुबोध ने शोभा की ओर नहीं देखा, पर शोभा बोल पड़ी, हमें जल्दी नहीं है, आप खाना खा लीजिए।
माँ ने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी। वृंदा निर्मला को लेकर अपने कमरे में चली गई। सुबोध बैठ गया और शोभा ने उसके आगे तिपाई लाकर रख दी। फिर उसने रेशमी साड़ी का आंचल कमर में खोस लिया और थाली लाकर उसके सामने रख दी। सुबोध नीची नजर किए खाने लगा। चौके से बरामदे, बरामदे से चौके में बार बार जाती हुई शोभा की साड़ी का बॉर्डर उसे दिखाई दे रहा। हरी साड़ी, जोगिया बॉर्डर जिस पर मोर और तोते कड़े हुए थे। कभी कभी एड़ियां भी झलक उठती, उजली चिकनी एड़ियां। सुबोध को लगता कि वह अतीत में पहुंच गया है और शोभा वही है, वही जिससे कभी उसकी प्यार की बातें नहीं हुई, पर जो अनायास ही उससे शर्माने लगी थी। शायद उसे पता चल गया था कि उसके पिता ने सुबोध से बातचीत शुरू कर दी है और शायद अब तक शादी भी हो जाती, मगर सुबोध को कोई दूसरी नौकरी मिल जाती या अगर सुबोध पहली अच्छी नौकरी ना छोड़ता। सुबोध ने खाना बंद कर दिया। पानी पीकर हाथ धोने उठा तो शोभा झट से हाथ धुलाने लगी। उसकी आंखों में विनय भरी कातरता थी, उसके मुख पर उदासी और उसके बालों से सुबास आ रही थी। जब वह तांगा लेकर आया तो शोभा मां के पास चुप खड़ी थी और मां उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। रास्ते भर दोनों चुप रहे। सबसे पहले निर्मला का घर आया। उसके उतर जाने पर शोभा ने आंसू भरे कंठ से कहा, आप यहां पीछे आ जाइए ना। वह उतर कर पीछे आ गया। तब बोली, कुछ बोलेंगे नहीं? क्या कहूं? सुबोध ने उसकी ओर मुड़कर उसे देखते हुए कहा। शोभा की आंखें छलक रही थी। पहुंचकर कहा, मैंने तो पिताजी से बहुत कहा, फिर आखिर में क्या कहते? मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूं। इस बात को स्वीकार कर लो कि मैं जिंदगी में फेलियर हूं, कंप्लीट फेलियर। कुछ नहीं कर सका। जैसे मेरी जिंदगी में अब फुल स्टॉप लग गया है। अब ऐसे ही रहूंगा। तुम्हारे फादर ने ठीक ही किया। तुम सुखी होगी। प्यार से बड़ी एक और आग होती है, भूख की, पेट की। वह आग धीरे धीरे सब कुछ लील लेती है। आप इतने बिटर क्यों होते जा रहे हैं? जिंदगी ने ही मुझे बिटर बना दिया है। फिर जैसे जागकर तांगे वाले से कहा, अरे बड़े मियां, लौटा ले चलो, घर तो पीछे छूट गया। शोभा उतरी। कुछ क्षण अनिश्चित सी खड़ी रही। सुबोध के हाथ बढ़े पर पीछे लौट आए। अच्छा शोभा, नमस्ते, शोभा ने कहा और वह अंदर चली गई। तांगे में अकेला सुबोध सड़क पर घोड़े की एक रस टापों के शब्द सुन रहा था। कभी कभी तांगे वाला खांस उठता और वह खांसी उसका शरीर झंझोड़ जाती। अंधेरा, खांसी और आखिरी सपने की भी मौत। सुबह उठकर सुबोध ने सबसे पहले बरामदे में बैठी धोबी को देखा। जितनी देर में उसके लिए चाय बनी, उसने अपने सारे गंदे कपड़े इकट्ठे कर उनका ढेर लगा दिया। अलमारी में सिर्फ एक कमीज बची थी, पीठ पर फटी हुई। उसे ढकने के लिए सुबोध ने कोट पहन लिया। कोट को भी काफी दिनों से धोबी को देने का इरादा था, परंतु अब जब धोबी ये कपड़े लाएगा तब तक यही सही। चाय पीकर वह बाहर चला आया। कोट की जेबों की तलाशी लेने पर उंगलियां एक इकन्नी से जा टकराई। पान वाले की दुकान पर सिगरेट खरीदा और जलाकर एक गहरा कश खींचा और दो एक जगह रुककर
वापस चला। रास्ते में धोबी मिला और उसने सुबोध को दोबारा सलाम किया। अरे कपड़े जरा जल्दी लाना, समझे? कुछ रोब से सुबोध ने कहा। अच्छा बाबूजी। धोबी चला गया। कमरे में घुसते ही मैले कपड़ों का ढेर उसे वैसे ही दिखाई पड़ा जैसे कि छोड़ गया था। उसने वहीं रुककर पुकारा, अम्मा, मेरे कपड़े धुलने नहीं गए? पता नहीं बेटा, वृंदा दे रही थी, उससे कहा भी था कि तुम्हारे भी दे दे। सुबोध को ना जाने कहां का गुस्सा चढ़ाया। चीख कर बोला, कितने दिनों से गंदे पहन रहा हूं, 15 दिन में नालायक धोबी आया तो उसे भी कपड़े नहीं दिए गए। तुम मां बेटी चाहती क्या हो? आज मैं बेकार हूं तो मुझसे नौकरों सा बर्ताव किया जाएगा। लानत है ऐसी जिंदगी पर। इस कहानी का तीसरा और आखिरी भाग सुनाएंगे कल। नमस्कार।